हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम इतिहास के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका क्या प्रभाव हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें, जो कि अमृतसर कत्लेआम के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम अमृतसर कत्लेआम के नाम से भी जानते हैं। सिख के सबसे पवित्र शहर अमृतसर के बीचों बीच स्थित बगीचे जलियांवाला बाग में हुए एक मशहूर घटना से लिया गया है। ये घटना जो घटी थी 13 अप्रैल 1919 में, और ये दिन था बैसाखी के पवित्र दिन घटा था, जिसलिए इतिहास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं जो सिखों के लिए खालसा की जन्म वर्षगांठ होती है। एक वरिष्ठ अंग्रेज ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर ने निहत्थे और सुरक्षाहीन एकत्र हुए पुरुषों और महिलाओं और बच्चों पर गोलियों की बरसात करवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। यानी देखा जाए, वरिष्ठ अंग्रेज ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर ने जो है निहत्थे, सुरक्षाहीन और एकत्र पुरुषों के ऊपर जो है और महिलाओं के ऊपर, इवन बच्चों के ऊपर भी गोलियों की बरसात कर दी, जिनके कारण सैकड़ों लोग मारे गए। उन दिनों जलियांवाला बाग महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में रहे एक कुलीन वर्ग के व्यक्ति सरदार हिम्मत सिंह की जायदाद थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जलियांवाला बाग जो थी महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में रहे एक कुलीन वर्ग के व्यक्ति सरदार हिम्मत सिंह का था। वो अपने पैतृक गांव जल्ले, जो आजकल पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में आता है, को छोड़कर यहाँ आया था। जब 1919 में यह घटना घटी, उस समय यह बाग एक असमत और अनाधिकार जगह थी और एक चतुर्भुजीय बेढंगे तरीके से दीवारों से घिरी हुई। लगभग देखा जाए तो ये काफ़ी क्षेत्रों में फैली हुई थी। 180 मीटर वर्ग इस जगह का जो है प्रयोग कूड़ा करकट फेंकने के लिए किया जाता था। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितनी महत्वपूर्ण जगह है, ये किसका बाग था, कब ये घटना घटा, इसमें किसने ये घटना घटवाई, क्या कारण था। अब इसी के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट जो आता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जलियांवाला बाग के कांड के लिए आवश्यक घटक। आखिर क्या कारण था जलियांवाला बाग के कांड के लिए? देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से लेकर 1918 के दौरान पंजाब इतिहास के घने अंधकार के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से जो है बहुत सी हानियां हुई थी और बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। उस समय पंजाब में चारों ओर अशांति, उदासी और निराशा का जो है घना साया छाया हुआ था। जलियांवाला बाग के कांड के लिए कुछ उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारक नीचे दिए जा रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला जो अगर देखें हम, तो माइकल ओ डायर के अवताई दमनकारी और बेरहम शासन से पंजाब के कोने कोने में क्रोध तथा नाराजगी की गूंज पहुंच चुकी थी। लोग इस प्रतियातावादी अधिकार के घातक शासन से छुटकारा पाना चाहते थे और इसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने की तैयारी कर रहे थे। यानी देखा जाए तो पहला कारण यही बनता है कि माइकल ओ डायर के जो है दमनकारी और बेरहमी शासन के कारण लोग जो थे काफ़ी दुखी थे। दूसरी बात देखें तो आम जनता में, विशेष रूप से सिखों में, दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज की दीवार तोड़ देने से बेचैनी फैल गई थी। दूसरा कारण जो था इसमें, विशेष रूप से सिखों में दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज की दीवार तोड़ देने से बेचैनी फैल रही थी। गुरुद्वारा रकाबगंज उस स्थान पर स्थित था जहां औरंगजेब द्वारा शहीद किए जाने के पश्चात गुरु तेग बहादुर का अंतिम संस्कार किया गया था।
यानी ये सिखों के लिए पवित्र स्थल था। 1911 में कलकत्ता में दिल्ली राजधानी की रूपांतरण के बाद सरकार ने गुरुद्वारे से सटी भूमि पर कब्जा कर लिया था। आपको बता दूं मैं कि भारत के पहला राजधानी जो था कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई राजधानी। लेकिन राजधानी जब शिफ्ट हुई तो सबसे बड़ी जो है अंग्रेज शासन के लिए एक प्रॉब्लम थी, वो थी कि गुरुद्वारे से सटी भूमि पर कब्जा करना। पुरानी सीमा दीवार को गिरा दिया गया और इसे उग्र मूलवादी सिखों में सरकार के प्रति काफ़ी जो है दोष पैदा हो गया। और ये होना स्वाभाविक थी, क्योंकि ये जो थे जगह वो सिखों के लिए सम्मानीय थे, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा शहीदी किए जाने के पश्चात गुरु तेग बहादुर का अंतिम संस्कार यहाँ पर ही किया गया था। और इससे सिखों ने अपने धर्म के प्रति जो है बहुत बड़ा प्रहार समझा। तीसरे अगर हम पॉइंट के तरफ नज़र करें तो कहते हैं गदर पार्टी के कार्यकर्ता पर चलाए गए मुकदमे तथा उन पर किए गए अत्याचारों ने, जिसमें अधिकतर सिख थे, स्थिति को और जो नाजुक बना दिया। क्योंकि गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर चलाए गए मुकदमों के कारण जो है और उन पर किया गया अत्याचार इस स्थिति को और भी कमज़ोर बना दिया। चौथी कारण पर अगर नज़र हम दौड़ाएं तो कहते हैं स्वतंत्रता रूप से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के बाद ब्रिटेन की अवस्था शाही शक्तियों के रूप में कम हो गई थी। चौथी स्वतंत्रता के रूप से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के बाद ब्रिटिश की अवस्था शाही शक्ति के रूप में कम हो गई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश ने जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, जिसके कारण इनकी शक्ति जो है बिल्कुल ही छीन हो गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन व नरेंद्रवादी नेताओं के हाथों से खिसक कर गरम दल के नेताओं के हाथों में जा चुका था। यानी पहले देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी नरमपंथी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सरकार उनकी बातों को बहुत सजल से मान ले। लेकिन जब लोगों की बात सरकार ने नहीं मानी तो ये गरम दल के नेताओं के हाथों में जो है चली गई। और इस बदलते परिवेश में अंग्रेज यह दिखाना चाहते थे कि उनका भारत पर अब भी अधिकार है। यानी अंग्रेज दिखाना चाहते थे कि अभी भी भारत पर उन्हीं का अधिकार है और वह बल प्रयोग करके अपना शासन चला सकते हैं। और यही उन्होंने किया भी, बल का इन्होंने पूरा प्रयोग किया। पांचवी अगर बात पर हम नज़र करें, पूरे भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना की लहर जाग उठी थी। सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया था कि भारत तभी आज़ाद हो सकता है जब हम सब साथ मिल के जो है अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़े। इसमें दो प्रमुख नेताओं का हाथ था। महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करके जनवरी 1915 में भारत लौट आए थे और आज़ादी का यहाँ पर बिगुल जो है बजा दिया था। दूसरा नाम था श्रीमती एनी बेसेंट का। चर्चित भारत जो है था, उन्होंने 11 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना कर दी। यानी दो महत्वपूर्ण यहाँ पर व्यक्तित्व है। एक है महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका में अंग्रेजी के खिलाफ संघर्ष करके जो है जनवरी 1915 में भारत आपस लौट आए थे और भारत में आज़ादी के जो है बिगुल को बजा दिया था। दूसरा नाम श्रीमती एनी बेसेंट का है, जिन्होंने 11 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना कर दी और भारत के अधिकतर अधिकार दिलाने का इसका अंतिम लक्ष्य था। यानी देखा जाए श्रीमती एनी बेसेंट ने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है रोल अदा किया है स्वतंत्रता संग्राम में, तो इनकी बातों को हम जो है भूल नहीं सकते, काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है छठा। कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1916 के वार्षिक अधिवेशन में जो लखनऊ में हुआ था, यह प्रस्ताव पास किया कि अंग्रेज सरकार को जितना ज़्यादा संभव हो सके भारतीयों के स्व सरकार बनाने की नीतियों की घोषणा कर देनी चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कारण था कि छठा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिसंबर जो 1916 में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें साफ शब्दों में कह दिया गया था कि भारत को सरकार बनाने की नीतियों की घोषणा कर देनी चाहिए। और सातवीं कारण ये था
कि भारत ने प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों की दिल खोलकर सहायता किया था। भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का जो है दिल खोल के सहायता किया था, क्योंकि उन्होंने भारतवासियों को वचन दिया था कि अगर हम ये युद्ध जीत जाते हैं तो आपको भी हम स्वतंत्र कर देंगे। इसलिए भारतवासियों ने जो है बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसलिए युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीय राजनीतिक हितों के आगे बढ़ाने की आशा कर रहे थे। यानी भारतीय लोग यह आशा कर रहे थे कि अब अंग्रेज जो है भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन इसके विपरीत हुआ सारी कहानी। अंग्रेज सरकार की तरफ से भारत सरकार के सचिव E.S. मैकटेगन ने जो है 29 अगस्त 1917 को यह घोषणा कर दी कि अंग्रेज सरकार की प्रशासन नीति यह होगी कि प्रशासन के प्रत्येक शाखा में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए तथा धीरे धीरे विकास के लिए शासकीय संस्थाओं के महत्व दिया जाए, ताकि भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति को देखा जा सके। यानी जो बात उन्होंने सोचा नहीं था वो बातों का अनुसरण किया। जहाँ पर उन्होंने भारत को जो है आज़ाद करने की बात कही थी, वहीं पे जो है इन्होंने बात को पलट के सिर्फ जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है भारतीयों की संख्या बढ़ाने की बात की। और सबसे बड़ा कारण जो बना यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का, तो वो बना कि उसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के जो खजाना थे वो बिल्कुल खाली हो गए थे और उन्होंने भारतवर्ष पे जो है हद से अधिक टैक्सों के जो है लागू कर दिया, जो बहुत बड़ा कारण बना। अब हमारे समक्ष जो आगे आएगा तत्कालीन कारण, यानी देखा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के इतने सारे कारण थे। हमने 7 कारणों पर यहाँ पर डिस्कस किया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो तत्कालीन कारण है। आखिर तत्कालीन कारण क्या थे, चलिए देखते हैं। यदि हम तत्कालीन कारण की बात करें तो सबसे बड़ी तत्कालीन कारण था रॉयलेट एक्ट एवं मार्शल लॉ। आप सोचिएगा ये है क्या? यही कारण था जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। लेकिन भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 10 दिसंबर 1917 को सीरियसन कमेटी की स्थापना कर दी। इस कमेटी के अध्यक्ष के नाम पर रॉयल कमेटी के नाम से अधिक जानी जाती है। इस कमेटी को सीरियसन कमेटी की स्थापना की, जिसको आज हम रॉयल कमेटी के नाम से जानी जाती है। और इस कमेटी की नियुक्ति भारत ने उग्रवादी आंदोलन से जुड़े अपराधी षड्यंत्रों के बारे में छानबीन करने के लिए की गई थी। यानी रॉयल एक्ट की जो स्थापना यहाँ पर किया गया था वो इसलिए किया गया था कि भारत में अंग्रेज के प्रति जो है उग्रवादी नीति तो कोई अपना नहीं रहा, षड्यंत्रों पर जो है छानबीन करने के लिए की गई। उन्हें क्रांतिकारी द्वारा रचे गए षड्यंत्रों की प्रकृति के बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया कि भारत में कौन व्यक्ति हैं जो अंग्रेज के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, ताकि उनसे निपटने के लिए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सके। और इस कमेटी की सिफारिश के अंतर्गत 2 रॉयलेट बिल पास किए गए और ये बिल थे जो 18 जनवरी 1999 में भारत सरकार ने गेट में प्रकाशित कर दिए गए थे। और इस कानून के अनुसार सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवाद के संदेह होने पर बिना जांच के 2 साल तक गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि जो ये बिल पास किए गए 18 जनवरी 1999 में कि भारत सरकार गेट में प्रकाशित कर दिए गए। और इस कानून के अनुसार सरकार के किसी भी व्यक्ति को आतंकवाद के संदेह होने पर बिना किसी जांच के जो है 2 साल की सज़ा देने का प्रावधान किया गया। इवन ये भी रूल लागू किया गया कि कोई व्यक्ति जो है अपने पास हथियार नहीं रख सकता। पहला जो था किसी भी व्यक्ति को जो है आतंकवाद का संदेह होने पर बिना जांच के 2 साल तक गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात था कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने पास हथियार नहीं रख सकता, यानी कोई भी हथियार रखने का इजाज़त इसमें नहीं दी गई थी। महात्मा गांधी ने इस बिल के विरोध में सत्याग्रह तथा एक अहिंसावादी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय भी किया। महात्मा गांधी ने इस बिल के अंतर्गत सत्याग्रह और अहिंसावादी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय किया। इसमें ये एक बिल एक्ट बन गया। इसके लिए महात्मा गांधी ने 30 मार्च को हड़ताल करने का पूरे भारत में आह्वान किया। अब बाद में से
6 अप्रैल 1919 तक स्थगित कर दिया गया। 6 अप्रैल को लाहौर तथा अमृतसर में हड़ताल शांतिपूर्वक बीत गई। अप्रैल 9 को पंजाब के गवर्नर सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर, जो कि 1864 से लेकर 1940 के अचानक डॉक्टर राजपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कचौरी को अमृतसर से बाहर भेजने का निर्णय किया। और ये दोनों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कचूल ये काफ़ी लोकप्रिय नेता थे और इनको जो है अमृतसर से बाहर भेजने का जो है माइकल फ्रांसिस ओ डायर ने अचानक फैसला लिया। उसी दिन पंजाब में महात्मा गांधी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ऐसा भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन कचूली को अमृतसर के उपायुक्त के घर बुलाया गया और उन्हें वहीं पर गिरफ्तार करके कार द्वारा जो है धर्मशाला भेज दिया गया। ये वहाँ के लोगों के लिए जो जन क्रांति कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये बहुत बड़ी कूटनीति का अनुसरण किया, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी कस्बा है। देखा जाए तो धर्मशाला भेज दिया। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी कस्बा है। आज आपको भली भांति धर्मशाला के बारे में पता ही होगा, जहाँ कई बार मैच भी खेली जाती है। इससे अमृतसर में आम हड़ताल हो गई, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण नेताओं को जो है अचानक घर में बुलाकर और गिरफ्तार कर लेना ये बहुत बड़ी बात थी, और उसको धर्मशाला भेज देना ये ऊपर से बहुत बड़ी बात थी। इससे अमृतसर में जो है आम हड़ताल हो गई। 50,000 उत्तेजित नागरिकों क्रोधित समूह शीघ्र ही इकट्ठे विद्रोह के रूप में अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय पर पहुंचे। यानी देखा जाए तो यहाँ पर 50,000 उत्तेजित नागरिकों का क्रोधित समूह शीघ्र ही विद्रोह के रूप में अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय पहुंचे और भीड़ पर मिलिट्री द्वारा गोली चलाई गई और इन गोलियों के चलने से हिंसा भड़क उठी और कई लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दी। बाद में उग्र भीड़ ने कई बैंकों, सरकारी इमारतों, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन पर हमला बोल दिया और उन्हें आग भी लगा दी। हिंसा लगातार बढ़ रही थी और इस हिंसा के आग में 5 यूरोपियों के साथ सरकारी कर्मचारी तथा कुछ नागरिक भी झुलस गए। पूरा दिन बदलने की भावना से मिलिट्री पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। यानी देखा जाए तो पूरा दिन बदले की भावना से मिलिट्री पुलिस द्वारा जो है गोली चलवाई गई, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दिन में कई बार गोली चलने से 2 से 20 की संख्या में लोग मारे गए तथा 20 से 30 के मध्य घायल भी हो गए। अब देखिए इतने लोगों की मृत्यु और घायल होना बहुत बड़ी बात की तरफ यहाँ पर जो इशारा करता है। अगले 2 दिन अर्थात 11 और 12 अप्रैल अमृतसर में एक बेचैनी शांति से पूर्ण थी। चारों तरफ लोग बेचैन हो रखे थे, उनका जो है दिन अच्छा नहीं जा रहा था। लेकिन पंजाब के अन्य भागों में हिंसा जारी थी। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में हिंसा कहते नहीं हो रही थी, बट कुछ हिस्सों में जो है हिंसा बढ़ती चली जा रही थी। रेलवे लाइनों को तोड़ दी गई, टेलीग्राफ के तारे नष्ट कर दी गई, सरकार की इमारतें फूंक दी गई और 3 यूरोपीय मारे गए। लोगों का गुस्सा धीरे धीरे कम होते जा रहा था, परंतु अंग्रेज के प्रति घृणा की आग अभी भी सुलग रही थी। अप्रैल 13 तक तो सरकार ने पंजाब के बहुत से इलाकों पर मार्शल लॉ लगाने का पक्का निर्णय लिया। 13 अप्रैल तक जो है सरकार ने मार्शल लॉ लगाने की पक्का निर्णय लिया और कई प्रकार की आज़ादी पर भी संवैधानिक रूप से रोक लगा दी गई। लोक असेंबली पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी लोग जो है कई तरह की आज़ादियों पर भी रोक लगा दी गई। लोक असेंबली होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और 4 से अधिक लोग इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इवन कि हथियार अपने पास रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इवन कि जो सिख अपने पास कृपाण रखते हैं, जो उनकी धार्मिक प्रतीक है, उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी। मार्शल लॉ उन्हें लगाई तो लगाई, लेकिन उन्हें बहुत चीज़ों पर रोक लगा दी। सबसे बड़ी बात थी कि जो सिख के त्रिपाण होता है, त्रिपाल,
उन पे रोक लगा दी, जबकि वो उनका एक प्रतीक था, धार्मिक प्रतीक था। वो अपने से अलग इसको नहीं कर सकते थे। और जिन कारणों से यहाँ पर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का सूत्रपात हुआ और यहीं से जो है वो आग सुगली। देखा जाए तो हत्याकांड बहुत क्रूरता थी। अब इसी के विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जो ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जनरल सी बात है, ये वीडियो जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको भी इसी बात को जो है अनुसरण करना है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की विचार रखिए, सोचिए नहीं, शेयर कीजिए, क्योंकि इससे शेयर कीजिएगा जितना उतना जो है तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेगा। कहते हैं दोस्तों, एक हाथ ताली कभी नहीं बजती है। आप मेरे लिए करोगे तब मैं आपके लिए करूँगा, और हम दोनों मिलके करेंगे तो हमारा भारत देश भी जो है उस प्रगति पे पहुँचेगा जिसका सपना हर एक भारतवासी देखते हैं। कहते हैं मंत्री लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, ये तो रूल बनाएंगे और न जाने कितने तरह का जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाएंगे और कितने जो है युद्ध लड़ेंगे। कहते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध से कुछ नहीं सीख सके, द्वितीय विश्व युद्ध से भी हम कुछ नहीं सीख सके, शीत युद्ध की जो दौर थी उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा। अब हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी हम कुछ नहीं सीखेंगे। कहते हैं सिर्फ जीवन और जन की जो है हानि होता ही रहेगा, तो इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपसे होगा जब आप समझदार बनोगे, अच्छे बनोगे, तो आगे देश आपके ही कंधों पे होगी। इसलिए तिरपान स्टडी सेंटर चाहता है ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचे, हर बच्चे समझे, हर बच्चे आगे निकले, और इसमें आप तिरपान सेंटर का मदद कर सकती हो। जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, सोचिए नहीं। कहते हैं दोस्तों, जो अच्छा है वही बेहतर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा लगा, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए, तभी जो है आगे इसका वीडियो मिल पाएगा जो हम आगे करेंगे। अगर नहीं सब्सक्राइब करके रखिएगा तो शायद आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और शायद आपका ज्ञान जो है अधूरा रह जाएगा। सोचना नहीं है दोस्तों, जो रेड सब्सक्राइब दिख रहा है उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।